बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। यहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। लेकिन जनाब, आपके इल्म है कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ है कि इब्तदाई जो 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस है खेले गए, उसमें पाकिस्तान ने गो के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में कामयाबी ज़रूर हासिल की है। लेकिन जो क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है ये हमारा ब्रांड नहीं है, ये हमारा माजी नहीं है। इस अंदाज से क्रिकेट जो है वो किसी तौर पे भी पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेट लवर को काबिल कबूल नहीं है। आज इस मुद्दे पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो क्यों कर इस नहज पे पहुंच चुकी है, किस वजह से पाकिस्तान की टीम B ग्रेड C ग्रेड टीमों के सामने भी स्ट्रगल करती नज़र आती है। और साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि आयरलैंड जैसे मिनोस के सामने भी पाकिस्तान की टीम को पहले T20 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और गिरते पड़ते पाकिस्तान बिलाखिर दूसरा T20 मैच जीतने में कामयाब रहा। अगर 140 रन की पार्टनरशिप नहीं होती फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान के दरमियान तो शायद इस मैच में भी हमें स्ट्रगल का सामना करना ही पड़ता, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप थी ये पाकिस्तान की T20 में तीसरी विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। इससे पहले 2021 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रिजवान और हैदर अली के दरमियान जो पार्टनरशिप थी वो 105 रन की थी। तो इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तान ने ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इस नहज पर आ गई है कि आयरलैंड के खिलाफ भी हम को दुआओं की ज़रूरत है, हम ये सोचें कि कहीं हम आयरलैंड से भी ना हार जाएं। आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे और आज हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिनका पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बेंगलोर के हीरो हैं, सिलेक्शन कमेटी से वाबस्ता रहे, बहुत सारे प्लेयर इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू दिए। और जो ख़ास बात है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है वो ये वजह है कि अंडर 19 से जिस भी लड़के ने परफॉर्म किया तो सबसे पहले इनका डिपार्टमेंट होता था जो उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका देता था और या सबसे पहले उसको जो है वो जॉब देता था। कौन है हमारे साथ ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान तीसरा और फैसला कुन T20 मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। कौमी कप्तान बाबर आजम आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरउम्मीद। आयरलैंड का 200 रन का हदफ नॉर्मल तरीके से मुकम्मल नहीं होना था, इसलिए मैंने और रिजवान ने फैसला किया कि हम अटैक करेंगे। फ़खर जमान, हमें आयरलैंड के खिलाफ इस जीत की ज़रूरत थी, हमें वर्ल्ड कप में भी इसी माइंडसेट की ज़रूरत है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की यही सूरत हाल जारी रही तो मुस्तकबिल में चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, खासतौर पर जब T20 वर्ल्ड कप सीरीज सर पर है। साबिक क्रिकेटर रमीज राजा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन से मुलाकात में दोनों ममालिक के मेंस टीमों के साथ विमेंस टीमों की बाहमी सीरीज कराने पर इत्तेफाक। अदलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में टीम के खिलाड़ियों ने जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। शानदार इस्तकबाल पर कौम के शुक्रगुजार हैं कप्तान कौमी हॉकी टीम शकील बट। मिस्र के मोहम्मद ज़करिया ने CNS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड वुमेन्स टीम ने पहली बार FA कप जीत लिया। नोवाक जोकोविच को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट शिकस्त। चिली के ताबीलों ने एकतरफा मुकाबले के बाद आलमी नंबर 1 को ज़ेर किया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, आपने मुख्तलिफ अदवार देखे पाकिस्तान क्रिकेट के, ये जिस अंदाज से आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, जब आप खेलते थे जब भी, जब आप सिलेक्शन कमेटी में रहे जब भी, और अब जब आप अपने डिपार्टमेंट को आपने हेड किया जब भी, ये जो क्रिकेट है क्या ये हमारी क्रिकेट है असल? देखिए, ये तो जनरली ये फॉर्मेट ऐसा है T20 का कि दुनिया में एक तब्दीली आई है। वो ये है कि क्विकेस्ट फॉर्मेट है ये। 3 घंटे के अंदर मैच का फ़ैसला हो जाता है। एक टीम को 20 ओवर खेलने हैं, दूसरी टीम को 20 ओवर में उसको डिफेंड करना है और उसी हिसाब से ये चलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि टीमों ने अपने लिहाज से ऐसे फॉर्मेट के लिए तैयारी की हुई होती है और उनका एक सेटअप जो बना हुआ है उसके लिहाज से वो टीमें बनाते हैं और कंपटीशन जो चलते हैं उसमें वो टीमें बना के लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान में जो है, क्योंकि अभी ये फॉर्मेट के हम खेल तो रहे हैं, हम जीते हुए भी हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मगर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, हम इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन लाइन नहीं बना रहे हैं और जो हैं भी उनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें बारहा मुश्किल होती है। अब जैसे अफ़गानिस्तान की टीम है या आयरलैंड की टीम है, इससे खेलते हुए भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि कंसिस्टेंसी के साथ कोई अगर काम किया जाए तो उसमें फिर बेहतरी होती है।
आपका कभी कप्तानी का इशू हो जाता है, कभी पोर्ट के चेयरमैन का इशू हो जाता है, कभी टीमों की सिलेक्शन का इशू हो जाता है, बाद दफ़ा चीफ सेलेक्टर होता है, बाद दफ़ा चीफ सेलेक्टर नहीं होता, बाद दफ़ा छोटी सिलेक्शन कमेटी होती है, बाद दफ़ा बड़ी होती है। तो ये बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कभी प्लेयर्स जो है वो अनफिट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कभी हम आउट ऑफ द वे ट्रेनिंग के लिए टीमों को भेज देते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हो जाती है और लड़के स्टिफ हो जाते हैं और फिर उनका परफॉर्मेंस इफेक्ट कर जाता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमें अब आने वाले दिनों में ये इसको सॉर्ट आउट करना है। अगर हमको अगर इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना है तो हमें ये सारी चीज़ों को ठीक करना होगा। ठीक, लेकिन इकबाल भाई आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान का इस वक्त जो सरेदस्त जो बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो ये है कि सब इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि 11 की जो टीम है ये 11 यूनाइट होकर 11 मुत्तहिद होकर नहीं खेल रहे। हम बात कर रहे होते हैं मैच के बाद कि जी आज उसने 3000 रन कर दिए, आज उसकी T20 में 100 विकेटें हो गई, आज उसने जो है वो 500 रन कर दिए। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के तो हम के लिए तो हम खेल रहे हैं, लेकिन जो एक यूनाइट होकर जो एक गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल ये उसी सूरत में आएगा ना। देखिए जब आपका जो एक कैप्टन होता ये है कि चेंजेस, टू मेनी चेंजेस, कैप्टनसी की चेंजेस होना, फिर एक कैप्टन बदलता है दूसरा आता है, फिर दूसरा अपनी तैयारी करता है, वो फिर वो टीम जेल होती है, फिर वो नया कैप्टन आता है, वो अपनी चॉइस लेके आ जाता है, फिर वो 2-3 लड़के बाहर हो जाते हैं, फिर नए 2-3 लड़के आ जाते हैं, तो टीम का एक माहौल बन नहीं रहा है। अब बाबर आजम अब सुना है कि कैप्टन बन गए हैं और अब वो चला रहे हैं टीम को और बेहतर तरीके से। मेरा ख्याल है नथिंग लाइक सक्सेस। अगर ये मैचेस जीते गए और ये कल ये सीरीज़ आयरलैंड से जीत जाते हैं तो हो सकता है टीम जेल हो जाए और फिर आगे अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मामला को हैंडल कर रहा है, जिस तरह मैंने पहले भी इंट्रो में कहा कि आपने मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है बतौर क्रिकेटर भी, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी, बतौर ऑर्गेनाइजर भी। आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मामला को दुरुस्त समत में हैंडल कर रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी देखें ना, एक तो सबसे बड़ी निशानी है कि चीफ सेलेक्टर कोई नहीं है, ठीक है। फिर टीमों की सिलेक्शन के लिए कोई म्यार या कोई पॉलिसी या कोई इस किस्म की कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। और जो अभी कोचेस का भी अपॉइंटमेंट नहीं है। अभी वो अज़हर महमूद जो है वो इंटरिम ड्यूटी दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कमी की वजह है और जो ओवरऑल टीम के परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जिस तरह अभी पहले शाहीन को कप्तान बनाया गया, फिर शाहीन को 5 मैचेस के बाद कैप्टनसी से हटा दिया गया, आप उस दौर में खेले कि जब जावेद मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ एक रिवॉर्ड हुआ था और श्रीलंका का जो सीरीज़ थी उसमें बहुत सारे मेन प्लेयर नहीं थे और आपने शायद जावेद भाई का ही साथ दिया था और आप खेले। मुझे याद है कराची का जो टेस्ट मैच जिसमें सलीम मलिक, राशिद खान, सलीम यूसुफ जैसे प्लेयर का डेब्यू हुआ, इसके बाद कितना टीम में जो है रिफ्ट आ जाती है आपस में। भले आप कितने ही आप दुनिया के सामने जो गले में हाथ डाल रहे हो या सब अच्छा है का नारा लगा रहे हो, लेकिन आप क्योंकि उस दौर से गुजरे इसलिए आपसे जान रहा हूँ कि क्या टीम का इस वक्त माहौल होगा। भाई उसके बाद देखिए, जब अगर एक टीम के ख़िलाफ़ कोई बगावत हो जाती है या कैप्टन के ख़िलाफ़ हो जाती है तो उसके बाद वो माहौल जो है ना वो टेंस ही रहता है। यानी जो लोग एक तरफ होते हैं वो दूसरी तरफ वाले लोग खिलाड़ियों से कम बातचीत करते हैं, उनसे जेल नहीं होते हैं, उनसे खाइफ रहते हैं। वो वाले दूसरे प्लेयर जो हैं वो इस साइड वाले लोगों से खाइफ रहते हैं। तो ये एक किस्म का एक धड़ेबाजी हो जाती है और वो धड़ेबाजी जो है वो टीम के लिए नुकसानदेह है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी हो सके बाबर और शाहीन और ये सब मिल जाएं और अच्छी तरीके से जेल होके खेलें। जैसे कल का परफॉर्मेंस बेहतर था, अगर ऐसे ही ये खेलते रहे तो फिर उम्मीद है कि ये टीम दोबारा से खड़ी हो जाए। हालांकि अब शुरू में जब बाबर को कप्तान बनाया था तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि टीम ये बिल्कुल सेटल हो गई थी, मगर जब वो चेंजेस किए, आपने अननेसेसरी चेंजेस किए, जब नहीं करना चाहिए था तब कर दिया और जब किसी को नहीं बनाना चाहिए उसको बना दिया, फिर हटा भी दिया। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्टर्ब कर गई। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन इससे सर आपको टीम की बॉडी लैंग्वेज क्या नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है कि कल वाले मैच, पहले वाले मैच में तो मैं ज़रा थोड़ा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि पहले वाले मैच में कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा साइन नज़र नहीं आ रहे थे कि यार ये टीम को आगे करेगी। मगर कल की फतेह ने और कल के जो हालांकि रन हमने बहुत दे दिए, 190 के करीब हमने रन दे दिए और ये लग रहा था कि टारगेट बहुत मुश्किल है, मगर रिजवान ने और फ़खर जमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान टीम को संभाला और अच्छी पार्टनरशिप करके ये टीम को जीत की तरफ ले गए। इससे मुझे लगता है कि टीम के अंदर एक कुव्वत पैदा होगी
और बेहतरी आएगी। ठीक है, बेहतरी आएगी। हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म लेजेंड स्पिनर इकबाल कासिम साहब से, और इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, अभी आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि इससे टीम में बेहतरी आएगी, लेकिन ये किस तरह से आप देखते हैं कि जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आयरलैंड जैसी टीम है, जिसको हम मिनोजी अभी कहेंगे, कि उसके सामने हम 193 उसने हमारे सामने रन्स कर दिए, और हमारे जो बॉलर हैं वो नामी गिरामी बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। हम वी आर मच एक्सपीरियंस टीम, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे 13 पे 2 आउट हो गए, वो आराम से 193 कर जाते हैं जाके। नहीं, आपका अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका इशारा बॉलिंग की क्वालिटी की तरफ है। बिल्कुल, डेप्थ की तरफ है, क्वालिटी की तरफ है। हमारे पास देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग जो है वो कदर बेहतर है, बहुत बेहतर है, मगर उसमें थोड़ा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। हम क्या प्लेयर जो है हमारे जो है वो विकेटों की तरफ जाते हैं, विकेटों की तरफ जाने की बजाय आप एवरेज की तरफ जाएँ, रन रोकने की तरफ जाएँ, खुद ब खुद विकटें मिलेंगी, क्योंकि हर एक ने रन बनाने, और विकटें जब बैट्समैन शॉट्स खेलेगा तो वो आउट भी होगा। तो आप उसको कंटेन करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको आप स्टंप टू स्टंप गेंद करें, वाइड कम करें, नो बॉल कम करें और शॉर्ट बॉल कम करें, तो मुझे उम्मीद है कि ये बॉलिंग बेहतर हो सकती है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पिनर्स हमने नहीं खिलाया, हमने शादाब को पहला मैच खिलाया, उसने इतने रन दे दिए। ठीक है, अच्छा, अभी आपने बॉलिंग की बात की है, तो आपको लगता है ऐसा कि क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं वो अमूमन जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, लंबे स्पेल नहीं करते हैं, और शायद हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी उन बॉलर को कंसिडर ही नहीं करती है जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जैसे मोहम्मद अली, शाहनवाज दानी ने प्रेसिडेंट कप में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और इसके बाद फिर T20 जो डोमेस्टिक था उसमें फाइनल तक का वो मैन ऑफ द मैच है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे। मोहम्मद अली ने सिंध प्रीमियर लीग में, डोमेस्टिक में, पाकिस्तान सुपर लीग में सब जगह अच्छी बॉलिंग की है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो जो लंबे स्पेल नहीं करने की वजह वो पाकिस्तान के बॉलर्स को इफेक्ट कर रही है। मेरा ख्याल है कि देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के में जो लड़के हैं ना, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो गायब उनको मैंने देखा, जैसे वसीम है और भी बहुत सारे लड़के हैं जिनको मौका मिला है, तो वो मिल तो रहा है मौका, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करें, जैसे दानी की आपने बात की, दानी तो एक्सपीरियंस प्लेयर था और उसका पहले हक बनता था कि अगर उसने परफॉर्मेंस दिया है तो आप उसको पहले चांस दें, और ताकि वो पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सके, क्योंकि एक बार पाकिस्तान टीम से अगर चला जाता है तो उसको कम बैक करने की गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि अगर कप्तान की अगर आशीर्वाद हो तो वो फिर वो प्लेयर आ जाता है, जैसे मोहम्मद आमिर आ गया, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो जो नसीम शाह है अनफिट होने के बाद वापस आ गए, तो ऐसे तो आ जाते हैं, लेकिन दानी जैसे प्लेयर को वापस लाने में या वापस आने में बड़ी मुश्किल स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये सिलेक्शन कमेटी का कमाल होता है कि वो ऐसे प्लेयरों को सपोर्ट करें। ठीक है, अच्छा, सिलेक्शन कमेटी का कमाल होता है, लेकिन इकबाल भाई अब वो आंख कहाँ है? मुझे याद है कि मोहम्मद हफीज़ अपने कम बैक के लिए खेल रहे थे नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, फिर वहाँ पे उस दिन उन्होंने 100 किया, सईद आज़ाद साहब ने देखा, इकबाल भाई उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, इनको बताया उन्होंने कि आज मोहम्मद हफीज़ ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, फिर इन्होंने मोहम्मद हफीज़ को बुलाया और फिर मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान ए के साथ इन्होंने भेजा। तो इकबाल भाई अब जो रन्स कर रहा है, अब डेटा एनालिस्ट आ गए हैं, स्कोर बोर्ड देख के, डाटा देख के उसको खिला तो लेंगे, लेकिन ये इकबाल कासिम साहब जैसी आई कहाँ से आएगी, सलाउद्दीन सल्लू साहब जैसी आई कहाँ से आएगी, जो प्लेयर के टैलेंट को आइडेंटिफाई करें रादर देन इसके कि उसकी रन्स को या उसकी विकेटों को आइडेंटिफाई करें। देखिए, लॉन्ग टर्म क्रिकेट के लिए तो जैसे टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है 50 ओवर्स वाली, उसमें तो डेफिनेटली आँख की ज़रूरत है और टैलेंट की ज़रूरत है। आप उसके ऊपर नज़र रखें, डोमेस्टिक पे लड़के खेल रहे होते हैं, उनको खेलते हुए देखें, उनके जाके मैचेस देखें, तो आपको समझ आ जाती है कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो आगे जाने में आपको नज़र आ रहा है। और लेकिन ये T20 का जो फॉर्मेट है वो अजीब सा फॉर्मेट है, इसमें आप एक दिन किसी का अच्छा हो तो वो पूरा मैच बदल देता है। जैसे कल आपने देखा रिजवान और फ़खर जमा का माशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस चल गया, तो इतनी लंबी पार्टनरशिप हो गई कि पाकिस्तान 190 का टारगेट
बहुत आसानी के साथ अबूर कर गया। मगर सम टाइम ये होता है कि आपको 160 भी नहीं होते, क्योंकि ये इस गेम, क्योंकि कोई बॉलर आपको ऐसा मिल जाता है जो आउट कर देता है। तो ये गेम की फॉर्मेट की ब्यूटी है कि इसमें एवरी डे आपको कंसंट्रेट करके खेलना है और कुछ भी हो सकता है, और हर दिन एक आदमी परफॉर्म नहीं करेगा, सबको थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो इसलिए ये डिफरेंट गेम। ठीक है, लेकिन सर आपको कल लगता है कि कल पाकिस्तान जीता तो है, लेकिन कल इन एक्सपीरियंस होना जो है वो आयरलैंड का उसकी वजह रही, क्योंकि अगर इसकी जगह कोई और टीम होती 13 पे 2 आउट कर देती, फिर उसके बाद जिस तरह आयरलैंड के प्लेयर्स ने कैचेस गिराए, 2-2 3-3 कैचेस गिराए, कोई और टीम होती तो पाकिस्तान को इतना टाइम नहीं देती है, तो आयरलैंड का इन एक्सपीरियंस होना हमें जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज दे गया। ऑब्वियस ही बात है, देखिए उनके लिए तो गेम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने के मुतरादिफ है। वो पाकिस्तान से एक मैच जीते हैं, उस आपको अंदाज़ा नहीं है कि उससे दूसरे मैच में स्टैंड भर गए थे, पब्लिक उनकी आ गई थी टीम को सपोर्ट करने के लिए, एकदम उनके यहाँ एक जोश और जज्बा आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि साहब अगर कोई बड़ी टीम को छोटी टीम अगर हराती है तो न सिर्फ खिलाड़ियों में हौसला आता है बल्कि देखने वालों में भी हौसला अफजाई होती है उनकी भी। तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पाकिस्तान को तो उनका तो नथिंग टू लूज़ है ना, कोई चीज़ स्टेक पे नहीं है। पाकिस्तान का तो सब कुछ है, अगर ये जीत गए तो कहेंगे यार कोई बात नहीं, आयरलैंड से इतना कोई बड़ी बात नहीं है, हार गए तो कहेंगे आयरलैंड से हार गए। तो हमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, हमारे प्लेयरों को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, हमारे कैप्टन को अच्छी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन कैप्टन की आपने बात की है तो टीम भले हार जाती है, हम बात कर रहे होते हैं ये किंग है, वो शहज़ादा है, ये वज़ीर है, ये इस तरह का जो एटीट्यूड है, क्या ये भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि अब जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए खेल रहे हैं, और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी मैच हारने के बाद भी किसी को 1000 रन के ऊपर जर्सी पहना दे रहे हैं, किसी को 300 विकेटों पे दे रहे हैं, किसी को 100 विकेटों के ऊपर दे रहे हैं। ये जेस्चर सही है? ये देखिए जो इनाम इकरामत का जेस्चर है ना, वो तो हमारा कल्चर है। हम आज से नहीं, ये शुरू से ही चला आ रहा है कि अगर टीम जीतती है तो बोनसेस मिलते हैं, कैश अवार्ड मिलते हैं, ये अच्छी बात है। कोई इससे इनाम इकराम देने से मैं नहीं समझता हूँ कि, बल्कि इंकरेजमेंट ही होती है, वो तो अच्छी काम है। लेकिन हाँ, ये जो आपने बात की ना कि ये जो खिलाड़ी है वो अपने आप को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट कर देते हैं कि यार जैसे वो उनकी वजह से टीम जीती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे शाहीन है, नसीम शाह है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे दिल में तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट है और पब्लिक भी बहुत, मगर उनको हम्बल होकर चलना है। जब तक कि वो हम्बल होकर खेलते रहेंगे, बाबर आजम को चाहिए कि वो भी हम्बल होकर चले, रिजवान और सब ये अपने दूसरे साथी खिलाड़ियों के साथ भी अच्छे तरीके से सलूक करें और टीमों के साथ भी अच्छी तरीके से सलूक, तभी कहीं जाके ये टीम आगे बढ़ेगी और इनको भी इज्जत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, लेकिन बाबर आजम को जितना जो है वो फ्री हैंड दिया हुआ है, मेरे ख्याल में इमरान खान के बाद ये दूसरे ही कप्तान होंगे जिनको इतना फ्री हैंड मिला होगा, क्योंकि आपके साबिक चेयरमैन भी ये बात है, कहते रहे कि जी मैच जीतना है या बाबर आजम के कवर ड्राइव देखने हैं, बाबर आजम के अलावा तो मुझे कोई प्लेयर ही नज़र नहीं आता, कोई कप्तान ही नज़र नहीं आता। ये सब कुछ जो है ये भी पाकिस्तान की टीम को डैमेज करने का एक बड़ा जो है वजह है। देखिए आप एक बात बिल्कुल करेक्शन कर लें, वो ये कि इमरान खान को जो पावर मिले थे उस पावर के साथ साथ जावेद मियांदाद साथ था वहाँ पर। जावेद मियांदाद ने उनको पूरा सपोर्ट किया है और टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करते थे वो ग्राउंड के अंदर, बॉलिंग की चेंजेस में, फील्ड प्लेसिंग में, इसमें उसमें, तो उसका बहुत बड़ा रोल था। आज बाबर के साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतना समझ के सर वो है ना रिजवान मुसलसल तो क्रिकेट, लेकिन उतनी वो समझ नहीं है। वो ठीक है, वो अच्छे वो खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं है। अब कप्तानी का ये जो है, ये एल प्लेट जो है लगी हुई है, ये तजुर्बे से ही आएगी। हमारे पास कोई, हमारा सिस्टम कप्तान प्रोड्यूस नहीं करता। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी बुराई है कि हमको कप्तान बनाना पड़ता है। अब आपने बाबर को एक झोंक दिया तो अब आप उसको करने दें, उसको जब तक कि वो सीखेगा, आप उसको अगर चेंजेस करते रहेंगे उसका सारा कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा। फिर शाहीन को अगर आप बनाते हैं तो शाहीन को करने दें, आप जिसको भी बनाएं उसको करने दें, थोड़ा टाइम दें। वो जब तक आप टाइम नहीं देंगे ये टीम कप्तानी जो है वो आ नहीं सकेगी, लीडरशिप आ नहीं सकती। ठीक है, लीडरशिप आ नहीं सकेगी। इस मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इकबाल कासिम साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू इस नहज पर आ चुकी थी कि बाबर आजम को थोड़ा टाइम दें। इकबाल भाई कितना टाइम दें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में वो शामिल हो चुके हैं। 78 T20 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, उनका विनिंग रेशो भी जो है वो 45+ विनिंग रेशो है। लेकिन अभी अगर आप पहले मैच की अगर आप बात करें, आखिरी दो गेंदों पर 1 रन चाहिए था, और आपने भी अगर वो मैच देखा हो तो पूरी फील्ड उन्होंने जो है वो फैला के रखी हुई थी। अगर कोई और कप्तान होता है, जैसे मियादाद जैसे कप्तान की आपने बात की है, या आफ्ताब बल्लो साहब के साथ आप खेलें जो बड़े प्रूवन कैप्टन रहे, इन जैसा कोई कैप्टन होता, महेंद्र सिंह धोनी होता, रिकी पॉन्टिंग होता, आपको नहीं लगता फील्ड को थोड़ी क्लोज कर देता? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अभी बाबर आजम जो है उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। अभी उनको जैसी ये शिकस्त या फतेह होती है उसके बाद उसको रिव्यू करना चाहिए। उनको अपने फैसले के ऊपर उसको, अगर वो ये कहते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, वो गलत है। उनको चाहिए कि वो हर मैच के बाद अपनी वीडियो देखें, अपनी फील्ड प्लेसिंग देखें, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ अपने साथी क्रिकेटरों से बात करें कि भाई मुझे गाइड करो, कहाँ मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। कोचेस से बात करें। तो और कोचेस भी हमारे ये समझते हैं कि अगर बाबर को कुछ बोलेंगे तो वो बुरा मान जाए। कोई बुरा नहीं मानेगा। वो बाबर जो है उसको एल प्लेट लगी हुई है, उसको ट्रेनिंग, उसको अभी बहुत ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत है। हार जीत के बाद वो डेफिनेटली उसको चाहिए वो रिव्यू करे, अपनी वीडियोस देखे और उसमें जो गलतियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो अच्छा, ये सिलेक्शन कमेटी जो है, इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी है, आप खुद भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहे हैं, और यहाँ पे आप 2 डेटा एनालिस्ट भी रखे हुए हैं। फिर सिलेक्शन कमेटी में अगर आप देखें तो केपी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बलूचिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कराची से सिर्फ एक असद शफीक हैं। मोस्टली सिलेक्टर जो है वो लाहौर के हैं। ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं रहा, सिर्फ एक मखसूस सूबे का या मखसूस इलाके का क्रिकेट बोर्ड बन के रह गया? हाँ, ये बात आपकी वैसे मैं एग्री करता हूँ कि कोशिश ये होनी चाहिए कि नुमाइंदगी हर सूबे की होनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे ये गेम ग्रो कर रहा है तो लोगों की डिमांड भी ज़्यादा हो रही है और केपीके से लड़के भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई एक आध प्लेयर अगर उनको शामिल कर लिया जाए सिलेक्शन में तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से बलूचिस्तान से भी कोई एक आध होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव, और सिंध से भी होना चाहिए। तो ये ज़्यादा अच्छा एक गुलदस्ता बन सकता था, अच्छी सिलेक्शन कमेटी बन सकती। ठीक है। अच्छा इकबाल भाई, ये कितना असरअंदाज होता है कि टीम पहुंची हुई है, कितनी बड़ी मैनेजमेंट पहुंची हुई है, मैनेजर है, फिर मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर है, फिर बैटिंग कंसल्टेंट अलग है, बॉलिंग कोच अलग है, फिर फिजियो अलग है, फिर फील्डिंग कोच अलग है, फिर बहुत सारे लोग पहुंच जाए, उसके बाद पीछे से आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी पहुंच जाए। इससे कितना जो है वो खिलाड़ियों के ऊपर नफसियाती तौर पर असर पड़ता है? देखिए, चेयरमैन तो नॉर्मली दौरे करते रहते हैं। लेकिन सर हमने कभी नहीं सुना कि बीसीसीआई का चेयरमैन टीम के साथ साथ नीचे, अभी 2 दिन पहले मिले हैं वो, यहाँ पे उन्होंने शाइया दिया है, उसके बाद 2 दिन बाद फिर वो डबलिन पहुंच गए मोहसिन नकवी साहब। अब बस वो मेरा ख्याल है कि वो अपना जो उनका जो डोमेन है उसका वो इस्तेमाल करते हैं और वो चले जा रहे हैं। वो कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है जाना उनका, वो कानूनी है। मगर हाँ, ये है कि क्या ज़रूरत थी या नहीं थी, ये वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे टीम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। टीम जो है वो खेले गई है। ये डेफिनेटली ज़रूर होता है कि अगर चेयरमैन बैठा हुआ हो तो जो टीम के खिलाड़ी होते हैं उनको ये फ़िक्र होती है कि यार एक टेंशन रहती है कि यार चेयरमैन साहब आए हुए हैं और अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यार वो क्या फ़ील करेंगे, या वो हौसला में बुला के डांट टपट हो जाए। तो ये तो एक टेंशन ज़रूर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मगर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं ये इस चीज़ की कहाँ परवाह करते हैं। तो खेलते हैं अपने लिहाज से, क्योंकि डे इन डे आउट इनको लीगें खेलनी है, इनको यहाँ से निकलना है, किसी और लीग में जाके खेलना है, फिर पाकिस्तान से खेलना है, हर जगह जगह जाते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि इतना कोई ज़्यादा इनके होने ना होने से। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके साथ खाना पीना या उनको उनकी मीटिंग अटेंड करने से अगर कोई उलझन हो रही हो तो अलग बात है। ठीक है। अच्छा, जो सिलेक्शन कमेटी ने जो स्क्वाड अनाउंस किया वर्ल्ड कप का, इससे आप मुतमईन है? अभी तो फाइनल तो उन्होंने मेरा ख्याल नहीं किया। अभी सिर्फ 3 ही प्लेयर बाहर होंगे, इंग्लैंड के खिलाफ 1 मैच है, उसके बाद डेडलाइन है, तो स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। 3 प्लेयर किसको इन्होंने टारगेट किया ये तो अभी से कहना बड़ा मुश्किल है। मगर मेरा ख्याल है कि इन्हीं में से 18 में से 15 आपके ख्याल में चले, अगर आप सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, 18 में से कौन से 3 बाहर होते? 15 के नाम लेना तो वक्त कम है, लेकिन 3 जो बाहर होते अगर आप होते तो किसको करते? मेरे हिसाब से तो उसामा मीर को होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसामा मीर को डाला ही नहीं है। और बाकी जो बैठे हुए हैं उसमें से
तीन प्लेयर आप कोई निकाल दीजिए, जो फास्ट बॉलर्स हैं, एक तो फास्ट बॉलर कम कर लीजिए, एक स्पिनर कम कर लीजिए, एक तो सर स्पिनर तो वैसा ही नहीं है, क्योंकि उसामा मीर जैसे आपने खुद कहा वो है नहीं, शायद आप बॉलिंग कर नहीं पाते हैं, कभी कभी तो आपने देखा पूरे मैच में नहीं कर पाते। इमाद वसीम जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप खुद लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो फिर पाकिस्तान का स्पिन है कहाँ? नहीं, जेन्युइन स्पिनर तो मतलब T20 में तो आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो गेंद को रोल कर सके और रन को रोक सके। तो आपको टेस्ट मैच वगैरह में ज़रा ज़्यादा स्पिनर्स की प्रोफेशनली होती है, ऑलराउंडर स्पिनर टाइप का हो तो चल जाता है काम। तो इमाद वसीम हुआ, ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इफ्तिखार से आप काम ले लें, इफ्तिखार से भी काम लेना चाहिए, आप ले नहीं पाते हैं तो ये अलग बात है। ठीक है। अच्छा सर, इंडिया का जो स्क्वाड है, इंडिया के स्क्वाड से किस हद तक आप मुतमईन है? क्योंकि इंडिया की जो जिस तरह से टीम अनाउंस हुई है, उन्होंने जो है वो राहुल जैसे प्लेयर को शामिल नहीं किया, इसके अलावा एक उनके प्लेयर रिंकू सिंह को शामिल नहीं किया, लेकिन फिर विराट कोहली के हवाले से कहा गया कि वो इनिंग का आगाज़ करें। एज एन ओपनर आपको लगता है कि विराट कोहली सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्योंकि IPL में तो उन्होंने फिर आगाज़ ही किया इनिंग का। हालांकि विराट कोहली का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पांसी में भी, और इंडिया के लिए वो इंटीग्रल पार्ट है और एक्सपीरियंस आदमी है। और टीम के लिए देखिए, ऐसा प्लेयर जो टीम को के साथ खड़ा होता हो और टीम को खड़ा कर देता हो, तो वो तो बहुत ही अहम रोल है इसका। ये कहना कि जी उसकी कोई अहमियत नहीं है, बिल्कुल अहमियत है। वो उसका वो एक शीट एंकर है, वो रोल हम माजी में बहुत अच्छा प्ले करता रहा है। और इंडिया की टीम जो है वो आपको बता दूँ बहुत एक्सपीरियंस टीम है, और वो इतना जितना लोग ये इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। उनके देखिए अच्छे प्लेयर बाहर हो गए, और जो प्लेयर आए हैं वो भी बहुत नामी ग्रामी अपना नाम पैदा करते हुए आ रहे हैं। सही। तो इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया की टीम को एडवांटेज अच्छा है। इकबाल भाई, कहाँ ऐसा हुआ, कहाँ गलती हुई है? क्योंकि आपका जब एरा था तो उस वक्त जो था इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन था ही नहीं। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था तो मोस्टली पाकिस्तान जीतता था, और उस दौर में तो ये भी कहा जाता था कि शारजा का मतलब हार जाए। लेकिन अब इंडिया से जब भी मैच होता है तो 60-70% ये होता है कि पाकिस्तान हारेगा ही हारेगा। कहाँ हम पीछे रह गए? क्योंकि आप डोमेस्टिक भी आपकी बड़ी गहरी निगाह, आप ऑर्गेनाइज भी करते रहे। भाई हमने ज़्यादा तवज्जो PSL पे दी हुई है। PSL को के टूर्नामेंट्स को बहुत अहमियत देते हैं हर चीज़ में, सिलेक्शन में भी, इसमें भी, उसमें भी। डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल जो है वो तो आपके सामने ही है। डिपार्टमेंट बंद कर दी है, जो अच्छी खासी अकाउंटेबिलिटी होती थी वो भी नहीं हो पा रही है, प्लेयर भी नहीं है। तो अब तवज्जो जो है वो ज़्यादातर T20 पर है, और T20 और आपकी PSL, इसमें ज़्यादा तवज्जो है पाकिस्तान की। मेरा ख़्याल है इसको शिफ्ट करना चाहिए दोबारा से वनडे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर, ताकि फर्स्ट क्लास से ही प्लेयर निकलेगा। जो लंबी इनिंग खेलने की आदत होगी वो फिर हर जगह खेल सकता है। अगर जिसको शॉर्ट वर्जन की आदत है वो लंबी इनिंग खेल ही नहीं सकेगा, तो फिर आप वनडे में भी स्ट्रगल करेंगे, आप टेस्ट मैच में भी स्ट्रगल करेंगे। सर, जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान जब PSL ने जो सबसे शुरू हुई थी तो लोगों ने बड़ा इसको वार्म वेलकम किया था, लेकिन क्या आप समझते हैं पाकिस्तान ने क्रिकेट को PSL ने डैमेज किया है? PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं उसने डैमेज किया है, या पाकिस्तान क्रिकेट को PSL से मॉनिटरी तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन क्या क्रिकेट वाइज, टैलेंट वाइज कोई एडवांटेज हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को? नहीं, देखिए PSL से बेनिफिट तो डेफिनेटली है, पाकिस्तान क्रिकेट को भी बेनिफिट है, प्लेयरों को भी बेनिफिट है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें टीमों को खिलाना है, नए प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराना है, वो कुछ टीमें तो बहुत केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा उनका नेटवर्क अच्छा है, वो पूरे पाकिस्तान से टैलेंट सेलेक्ट करके लाती हैं और उसमें से लेती हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो बाहर के प्लेयरों पे ज़्यादा तवज्जो देती हैं। तो ये इसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी वो अपना रोल प्ले करें, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो अपना अलग। लेकिन सर, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो फ्रेंचाइज के जो लोग हैं, वो जो रीजन की क्रिकेट है उसमें उनका अमल दखल है? कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि तुम जो है वो हमारे क्लब से खेलो, हम तुम्हें अपनी फ्रेंचाइज से खिला देंगे। मुल्तान में एक फ्रेंचाइज है वो अपना होल्ड किए हुए है, जो पेशावर की KP की फ्रेंचाइज है उसका अपना एक होल्ड है, लाहौर में एक पंजाब का एक अपनी फ्रेंचाइज है। तो प्लेयर को एक लालच आ जाती है, क्योंकि प्लेयर को तो खेलना है, उसको एक ग्रीड आ जाती है कि जी मैं इनके क्लब में जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान सुपर लीग खेल जाऊंगा। इस लिहाज से आपको लगता है कि फ्रेंचाइज का जो रोल है वो रीजनल क्रिकेट से दूर होना चाहिए? मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ इस बात पे कि फ्रेंचाइज जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपना करें। आप डोमेस्टिक जो क्लब क्रिकेट है, देखिए वो इसलिए इनको बीच में इन्वॉल्व किया था शायद कि जो क्लब क्रिकेट है उसमें ही सपोर्ट करेंगे। वो सपोर्ट तो मेरे ख्याल है उनकी तरफ से कोई ज़्यादा मुझे नज़र तो नहीं आई है कि मैं कहूँ कि हाँ वो कराची की क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। तो
मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसको अपना रोल अपने डोमेन में रहना चाहिए और रीजनल क्रिकेट या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट ये अलग रहना चाहिए। इससे आपने अगर कोई सपोर्ट करना है फाइनेंशियल तो वो आप सपोर्ट कर दीजिए, मगर आप उसमें लोगों को जो आपकी मैनेजमेंट के लोग हैं उसको उस तरफ से इस तरफ नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल है पे कि अब क्या लगता है आपको कि कल जो सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 मैच है खेला जाएगा, क्या पाकिस्तान इस सीरीज़ को अपने नाम कर लेगा या आपको लगता है कि आयरलैंड तीसरे मैच में भी जो है वो कुछ ना कुछ सरप्राइज़ कर सकती है? नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह सीरीज़ जीतेगा आयरलैंड से। मुझे उम्मीद है कल की टीम की परफॉर्मेंस के बाद टीम के अंदर एक डेफिनेटली एक वलवला, एक जोश आया है और ये मुझे उम्मीद थी कि अगर पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा जो मतलब है कि आउटस्टैंडिंग होगा तो फिर पाकिस्तान के चांसेस आगे ज़्यादा बहुत अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब जब इकबाल भाई शो में आते हैं तो मेरे जज्बात बड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि इकबाल भाई अपने दौर के वो स्पिनर थे कि जब ये खेलते थे तो किसी और की टीम में जगह नहीं बनती थी। इनकी जो सिलेक्शन थी वो किसी से जो है वो ढकी छुपी बात नहीं है। फिर जिस तरह इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को रन किया वो भी यकीनी तौर पर एक ज़बरदस्त इनका डिपार्टमेंट रहा। और ख़ासतौर से मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि नए टैलेंट को इस तरह ये नर्चर करते थे, फिर उसको स्टार बनाते थे और फिर सुपर स्टार बनाते थे, वो इन्हीं का ही खासा है। और आज भी लोग इनकी खिदमात को, इनकी सर्विसेज को याद रखते हैं। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। आज के शो के लिए बस इतना ही। अली सलमान को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।